आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुंग वंश। और पिछला क्लास में हमने मौर्य वंश को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य के अंतर्गत कुल 7 राजवंशों ने शासन स्थापित किया था, यानी कि मगध साम्राज्य में। और ये जो सातों वंश का जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है। तो एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। हमने पढ़ा था ये चीज़। सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद सुंग वंश, फिर कण्व वंश और अंतिम सातवाहन वंश। तो ये था 7 राजवंश और इनमें से हमने 4 के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और अब तक सबसे इम्पोर्टेंट मौर्य वंश। ये चारों वंश हमारा कंप्लीट है। और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश भी। यानी कि आज का जो क्लास है वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत अंतिम क्लास है। और आज हमारा पूरा का पूरा मगध साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक सुंग वंश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक बार हम लोग ये देखते हैं कि मौर्य वंश का पतन क्यों होता है। क्या कारण था कि मौर्य वंश, जो कि इतने बड़े साम्राज्य मतलब इतना विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था, अशोक के टाइम पे हमने देखा था कि इसका जो राज्य का जो विस्तार है वो अफ़गानिस्तान तक हो चुका था, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था मौर्य वंश। फिर भी इसका पतन आखिर हुआ क्यों? तो देखिए, साम्राज्य बड़ा रहने से कुछ नहीं होता है। साम्राज्य अगर आपका विशाल है यानी कि बड़ा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किस बात से पड़ता है कि इस साम्राज्य को चलाने वाले जो राजा है या सम्राट है, जो भी बोल दीजिए, जो प्रमुख है, साम्राज्य को चलाने वाले जो प्रमुख हैं वो किस प्रकार से हैं। क्या वो योग्य हैं इस प्रशासन को या फिर इस साम्राज्य को चलाने के लिए? अगर हाँ, तो आपका साम्राज्य चलेगा, अदरवाइज इसका फ़ायदा कोई और उठा लेगा और साम्राज्य टूट जाएगा। और मौर्य वंश में भी यही हुआ। अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को चला सके, और जिस कारण से मौर्य वंश का धीरे धीरे खंडित मतलब टूटता गया मौर्य वंश। और सबसे पहले इसका जो फ़ायदा उठाए वो उठाए पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग क्या किए? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ, इसको मार करके सुंग वंश की स्थापना करते हैं। हालांकि अशोक का कोई उत्तराधिकारी में एक तीवर का भी उल्लेख है, उसका कोई स्तंभ लेख में, लेकिन बहुत सारा रिसोर्सेस इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसीलिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो बृहद्रथ ही माना जाता है। तो आपको यही याद रखना है। और बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र सुंग क्या करते हैं? अपना एक वंश स्थापित करते हैं जिसका नाम है सुंग वंश। अब हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। तो पुष्यमित्र सुंग यानी कि सुंग वंश। देखिए, सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की थी। सुंग वासियों ने 90 वर्षों तक पाटलिपुत्र तथा मध्य भारत पर शासन किया। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, अंतिम शासक बृहद्रथ को हत्या मतलब मार करके अपना वंश स्थापित किया। फिर पुष्यमित्र सुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। तो इम्पोर्टेंट है आपका विदिशा, मध्य प्रदेश का जगह है विदिशा, उसको राजधानी बनाया। फिर अब बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में देखिए, बाणभट्ट की जो रचना है
वो है हर्षचरित्र। ये हमने पहले भी पढ़ा है और इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी बताया था, तो अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। क्या ट्रिक बताया था कि बाण है तो बाण से याद आ गया आपको तीरधनुष। जेएमएम का चुनाव चिन्ह का बात नहीं कर रहे हैं, तीरधनुष। बाण मतलब ऐसा याद रखिए ना कि भगवान राम के जो कंधे में रहता है ना धनुष, उस धनुष और उस बाण को याद रखिए। उससे आपको भगवान राम के चरित्र याद आएगा और वही चरित्र को पकड़ के हर्ष चरित्र आप याद रख लीजिए। तो ये एक ट्रिक के तौर पर था कि अगर आपको कुछ याद ना आए तो इस प्रकार से कनेक्शन लगा सकते हैं। तो बाण भट्ट का जो रचना है हर्ष चरित्र, इसमें पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो था ना, वो एक कट्टर विरोधी था, ब्राह्मणवादी था, कट्टर ब्राह्मणवादी। इसको बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा नफरत था, बहुत ज़्यादा। तो देखिए पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या कर दी, इतना कट्टर था। हमने अशोक के बारे में पढ़ा। अशोक कैसा था? एक धार्मिक उदारवादी शासक था। इसको अपना धर्म तो प्यारा था ही, लेकिन बाकी धर्मों को भी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग एकदम अलग है। इसको अपना ही मतलब अपना ही धर्म प्यारा है। बाकी जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म का तो बहुत ही ज़्यादा विरोधी रहेंगे। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने हिंदी यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया। देखिए ये मिनांडर जो था ना, ये विदेशी था, ये इंडो ग्रीक शासक था, हिंदी यूनानी शासक। तो मिनांडर को पराजित किया और मिनांडर को जब हराया तो इसी उपलक्ष्य में इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ये हमने पहले पढ़ा था, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो एक लाइन में याद रखिए, एक वर्ड में, कोई भी राजा या कोई भी सम्राट या जो कोई भी अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो यज्ञ करवाता है वही है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध है, अश्वमेध यज्ञ। और अश्व है यानी कि घोड़ा, तो इसमें क्या करता है राजा, एक घोड़ा को छोड़ देता है और घोड़ा जहाँ तक जाता है वो कंप्लीट साम्राज्य उस राजा का हो जाता है। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। और 2 ठो यज्ञ हमने औरों पढ़ा था। एक पढ़ा था राजसूय यज्ञ, अगर आपको याद होगा तो, वैदिक सभ्यता। राजसूय यज्ञ ये कब होता था? ये होता था जब राजा अपना राज्याभिषेक करवाता था तब, यानी कि राज्याभिषेक के टाइम पे होता था राजसूय यज्ञ। और एक था वाजपेयी यज्ञ, उसमें मतलब रथों की रेस लगाई जाती थी अपना शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए। तो मिनांडर पुष्यमित्र शुंग का मतलब मिनांडर और पुष्यमित्र शुंग के बीच युद्ध होता है। इसमें मिनांडर को पराजित करता है पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि ये विदेशी था और भारत आया था। उसके बाद पतंजलि जो थे उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। तो जैसे मिनांडर को पराजित किया, अपना 2 बार इन्होंने मतलब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध नहीं, ये अश्वमेध है। अश्वमेध यज्ञ करवाया और इसके जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र के राज पुरोहित थे। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की चर्चा मिलती है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है इसमें सिर्फ यही याद रखिए कि पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था और इसके दरबार में जो पुरोहित रहते थे वो थे पतंजलि। पतंजलि ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो महाभाष्य, ये हमने पहले पढ़ा था और आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट है, मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा दिया गया। बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यूनानी शासक मिनांडर के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन मिलिंदपन्हो नामक पुस्तक में किया गया है। इसके लेखक नागसेन है। देखिए पुष्यमित्र शुंग जिसको बौद्ध धर्म से पूरा
दुश्मनी है या फिर बहुत ज़्यादा विरोधी थे बौद्ध धर्म के। तो हुआ क्या, जब मिनांडर आए यहाँ पे, मिनांडर, तो इसका तो पुष्यमित्र शुंग के साथ युद्ध होता है। मिनांडर हार जाता है और हार के भाग जाता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत भाग जाता है और वहाँ पे मिलते हैं इनको नागसेन। नागसेन जब नागसेन से मिला तब नागसेन ने इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया, क्योंकि अगर पुष्यमित्र शुंग के जगह पर अगर बौद्ध धर्म को शिक्षा मतलब बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करता है या फिर शिक्षा देता तो वो पता नहीं क्या होता, क्योंकि वो तो बौद्ध धर्म का पूरा विरोधी थे। तो इसीलिए मिनांडर आए, दक्षिण भारत आए, तब इसको मिले नागसेन और नागसेन ने इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। लेकिन ये शुंग के दरबार में नहीं था, पुष्यमित्र शुंग का जो क्षेत्र था वहाँ पे नहीं था, उससे बाहर था। अब उसके बाद नागसेन और मिनांडर ये जो दोनों के बीच एक वार्तालाप हुआ था, यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछते थे मिनांडर और उसका आंसर देते थे नागसेन। देखिए समझिए, सबसे पहले नागसेन आए, सॉरी मिनांडर आए, मिनांडर बाहर से आए। आने के बाद पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आए तो उसका युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद मिनांडर हार गया तो वहाँ से भाग गया। भागा नहीं, ऐसे मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ से जब हार गया तो ये दक्षिण भारत साइड आ गए और जैसे इधर आए तो इसको मिले नागार्जुन या फिर नागसेन, और नागसेन ने मिनांडर को दिया बौद्ध धर्म की शिक्षा। और बौद्ध धर्म और मतलब देखिए उसके बाद नागसेन क्या करता था, मिनांडर क्या करता था, नागसेन से सवाल पूछता था। मिनांडर नागसेन से सवाल पूछता था और नागसेन मिनांडर को जवाब देता था। तो इसके बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको एक पुस्तक में लिखा गया है और वही पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। देखिए नागसेन को ही नागार्जुन बोला जाता है, आपको याद रखना है, नागार्जुन नागसेन को ही। ये मिलिंद पन्हो पुस्तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर है शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। अब देखिए ये भी बाहरिया था, हेलियोडोरस जो थे ना ये भी बाहर से ही आया था। एक मिनांडर आया था, जिस प्रकार से मिनांडर आया उसी प्रकार से हेलियोडोरस भी आया। लेकिन हेलियोडोरस जब यहाँ पे आया तो पुष्यमित्र शुंग का शासन था और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म से था नफरत, तो बौद्ध धर्म तो ये नहीं अपनाया लेकिन भागवत धर्म अपना लिया। और भागवत धर्म अपनाने के बाद देखिए पुष्यमित्र शुंग भी एक कट्टर ब्राह्मण था, उसको भी यही सब धर्म मतलब वो अपनाता था। तो हेलियोडोरस भी जब भागवत धर्म को अपनाया तो इससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुआ और इसी के सम्मान में एक स्तंभ बनाया जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और गरुड़ स्तंभ स्थापित किया और भागवत धर्म की लोकप्रियता का मतलब इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक था मिनांडर, ये बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, इसने तो पुष्यमित्र शुंग से पराजित हो गया और पराजित होने के बाद जब ये नागसेन से मिला तब इसको नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। लेकिन कहाँ पे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार के बाहर, मतलब इसका जो साम्राज्य था उसके बाहर। लेकिन हेलियोडोरस ये आया तो ये तो पुष्यमित्र शुंग के ही मतलब साम्राज्य के ही अंतर्गत था, मतलब उसी के अंदर में था। तो ये तो बौद्ध धर्म अगर अपनाता तो चूँकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो कट्टर विरोधी था बौद्ध धर्म का और बौद्ध भिक्षुओं को भी उसने हत्या करवा दिया था। हमने देखा अभी बौद्ध भिक्षु को हत्या करवा दिया था, मार दिया था। तो इसीलिए हेलियोडोरस अपना लिए भागवत धर्म और जब भागवत धर्म अपनाए तो इससे भी ये काफ़ी प्रभावित हुए और गरुड़ स्तंभ का स्थापना करवाया। फिर अब पुष्यमित्र शुंग के समय में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ और इसी कारण इन्हें वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान करता कहा जाता है। ये थे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण थे
तो वैदिक नियम, वैदिक धर्म और यही सब मानेंगे, और इसीलिए इनको वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान कर्ता कहा जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ, उसके बाद से बौद्ध धर्म इतना पॉपुलर हो गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कि ये सब धर्म कहीं ना कहीं पीछे भी छोड़ रहा था। तो इसीलिए पुष्यमित्र शुंग क्या किए, वैदिक धर्म और जो मतलब सिंपल सा वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान करवा दिए, जिस कारण से इसको वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान कर्ता कहा जाता है। फिर है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में अशोक के द्वारा जो सांची और भरूच स्तूप था, उसका आकार इसने दोगुना करवाया। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वो पुष्यमित्र शुंग के काल का ही देन है। अतः भरूच स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। तो ये आपको सीधा याद रखना है कि भरूच स्तूप जो है उसको बनाने का जो श्रेय है वो पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। यानी कि इस स्तूप को बनाने का काम तो अशोक ने ही किया था, लेकिन उसका जो साइज है उसको दोगुना करवा दिया पुष्यमित्र शुंग ने, और मतलब बोल सकते कि इसको अच्छा से मरम्मत करवा दिया, और इसीलिए इसको माना जाता है कि वास्तविक जो इसका स्थापना करवाने वाले थे वो पुष्यमित्र शुंग ही थे। तो इसका श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। ये आपको सीधा याद रखना है, ये फैक्ट्स। नेक्स्ट है अग्निमित्र, वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र एवं देवहूति क्रमशः पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे। यानी कि इतना पुष्यमित्र शुंग के बाद इतना सारा इसका उत्तराधिकारी बने जो कि इस साम्राज्य को चलाएं, और इनमें से आपका कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। जैसे कि अग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र का नायक है। मालविकाग्निमित्र क्या है, तो देखिए कालिदास के द्वारा एक नाटक लिखा गया था, कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम। इसमें क्या था, तो इसमें यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय के वृतांत भी उल्लेख है। देखिए वर्तमान महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी हिस्सा वही विदर्भ कहलाता था, विदर्भ। और विदर्भ को जीतने के लिए पुष्यमित्र शुंग के बाद ये गए थे अग्निमित्र। तो विदर्भ को जीतने के लिए अग्निमित्र गए थे, और वहीं पे इसको मालविका नामक कोई मतलब इसी के कोई बहन थी, चचेरी बहन, हाँ नहीं यज्ञसेन की चचेरी बहन थी। हाँ देखिए ये जो यज्ञसेन थे ना, यज्ञसेन ये विदर्भ के शासक थे। यज्ञसेन कौन थे, विदर्भ के शासक थे, और इसी की एक चचेरी बहन थी और उसका नाम था मालविका। और जब अग्निमित्र विदर्भ को जीतने के लिए जाते हैं, तब इसको मालविका से प्रेम हो जाता है, और इसी का जो प्रेम कथा है उसी को एक नाटक के रूप में हमारे कालिदास के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। वही पुस्तक का नाम है मालविकाग्निमित्रम, और ये पुस्तक आपको याद रखना है। और ये स्टोरी अगर याद नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है कि कालिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो है मालविकाग्निमित्रम, यानी कि मालविका और अग्निमित्र के बारे में जो स्टोरी है वो। नेक्स्ट है विदर्भ की विजय। तो विदर्भ के शासक यज्ञसेन था, वहाँ का राजा था, और वह मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था। यानी कि मौर्य की तरफ से, मौर्य वंश से संबंधित उसको कोई पद, मतलब मौर्य वंश का कोई शासक उसको पद दिलाए थे। लेकिन मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। अब देखिए मौर्य वंश में कोई शासक के टाइम पे वो विदर्भ का शासक बने, लेकिन जब देखा कि मौर्य वंश की स्थिति कमज़ोर हो चुका है, तब वो खुद को
मतलब मगध को ही, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी मगध को नहीं, विदर्भ को ही अपना अलग राज्य घोषित कर देता है, यानी कि विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। यानी कि ये मगध नहीं, मौर्य वंश है, और मौर्य वंश के अंतर्गत ही मान के चलिए ये विदर्भ है, और विदर्भ का शासक यज्ञसेन को बना दिया गया है। लेकिन जब देखा कि मौर्य वंश की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो चुका है, तब ये जो विदर्भ है इसके अंदर इसको स्वतंत्र कर दिया, यानी कि अलग घोषित कर दिया कि ये जो विदर्भ है ये मौर्य वंश का हिस्सा अब नहीं रहेगा, अब ये अलग रहेगा और हम यहाँ का अलग से राजा रहेंगे। ये तो गलत किया ये, तो इसीलिए यज्ञसेन को भेजा यहाँ पे युद्ध करने, सॉरी यज्ञसेन बोल रहे हैं, अग्निमित्र को। अग्निमित्र यहाँ पे आते हैं और आक्रमण करते हैं। तो पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त करके विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया। तो विदर्भ को हरा देता है और वापस मगध साम्राज्य के अंतर्गत जहाँ पे वो शामिल था वहीं पे उसको शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध। तो मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश, जो कि वर्तमान उड़ीसा में है, भी स्वतंत्र हो गया। यानी कि देख लीजिए यही होता है, जहाँ मौर्य वंश थोड़ा कमज़ोर हुआ तो अब सारा राज्य धीरे धीरे वहाँ से अलग हो रहा है। तो कलिंग देश भी क्या हो गया, वहाँ से अलग हो गया, मौर्य वंश से स्वतंत्र हो गया। तो कलिंग का राजा खारवेल था, और हमने देखा था अशोक के टाइम पे कि अशोक कितनी मेहनत से कलिंग को जीता था, और इस कलिंग को जीतने के बाद वो मतलब युद्ध नीति को भी त्याग दिया था। और वापस जब मौर्य वंश का जो खत्म हुआ, यानी कि मौर्य वंश जब देखा कि अब कमज़ोर हो चुका है, तो कलिंग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। इसका जो राजा था वो खारवेल था। तो खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को ही पराजित कर दिया। देखिए विदर्भ अलग हुआ तो पुष्यमित्र शुंग भेजा इसको यज्ञसेन को, सॉरी अग्निमित्र को भेजता है विदर्भ आक्रमण करने के लिए, और विदर्भ को वापस मगध में मिला लेता है। लेकिन कलिंग जब अलग होता है तो कलिंग को वापस मगध में नहीं मिला पाता है, और बदले में क्या होता है, तो पुष्यमित्र शुंग की ही हार हो जाती है। और इसका जो जानकारी है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख वही अभिलेख जिसकी रचना किए थे कलिंग के राजा खारवेल ने। नेक्स्ट है देवभूति, इस वंश का 10वें और अंतिम शासक था। तो देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुए, देवभूति। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। अब देखिए देवभूति तो अंतिम शासक इसलिए हुआ क्योंकि आए वासुदेव, और वासुदेव मार दिया देवभूति को। जैसे ही मार दिया शुंग वंश का कहानी खत्म हो गया और एक नया वंश स्थापित हुआ, कण्व वंश। तो इस प्रकार से हमारा एक और टॉपिक शुंग वंश कंप्लीट होता है। एक बार समअप करेंगे हम लोग चीज़ों को। देखिए अगर पढ़ाते टाइम आपको कोई चीज़ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा या फिर समझ में ना आता हो, तो मैं चीज़ों को 2-3 बार रिपीट भी करता हूँ। एक बार समअप करते टाइम, फिर जब नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं उसको फिर रिवाइज करते टाइम, तब तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो एक बार समअप करते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग राजधानी किसको बनाता है, विदिशा को। पुष्यमित्र शुंग बहुत ही कट्टर ब्राह्मणवादी था, जिस कारण से इसको बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत था, और बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार दिया। जिस कारण से यहाँ से 2 शासक विदेशी रहते हैं, मतलब 2 विदेशी शासक आते हैं। पहला मिनांडर, दूसरा हेलियोडोरस। मिनांडर जैसे ही आता है पुष्यमित्र शुंग उसको मतलब उससे लड़ाई होता है, उसका युद्ध होता है और मिनांडर को वापस भगा देता है। तब इसका मुलाकात होता है नागसेन से, और नागसेन इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, जो भी बोल दीजिए। और नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो प्रश्न उत्तर हुआ था, उसको एक पुस्तक में लिखा जाता है। वो पुस्तक है मिलिंद बन्हो। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि। उसके बाद हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ये तो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म को अगर अपनाएंगे तो पुष्यमित्र शुंग इसको छोड़ेगा नहीं।
तो ये क्या किए, भागवत धर्म को अपनाए और भागवत धर्म से बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावित हुए, जिस कारण से गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाएं। उसके बाद हमने देखा मालविकाग्निमित्रम, जो विदर्भ के जो शासक थे उसका नाम था यज्ञसेन और उसी की एक बहन थी, चचेरी बहन, जिसका नाम था मालविका। जब अग्निमित्र विदर्भ को जीतने जाता है तो मालविका से उसका जो प्रेम हो जाता है और उसका जो प्रेम कथा है उसको लिखा जाता है कालिदास के द्वारा, वही है मालविकाग्निमित्रम। कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध हमने देखा कि कलिंग भी मौर्य वंश से जिस प्रकार से अशोक ने कलिंग को जीता था, लेकिन बाद में कलिंग फिर से स्वतंत्र हो गया और इस बार कलिंग स्वतंत्र हो गया तो जब इसको मिलाना चाहा तो पुष्यमित्र शुंगी यहाँ पे पराजित हो जाते हैं। इसकी जानकारी मिलता है हाथी गुम्फा विलेख से। और देवभूति जो होते हैं वो इस वंश का 10वें और अंतिम शासक होते हैं। वासुदेव ने इसकी हत्या कर देता है और कण्व वंश की स्थापना करता है। आइए अब हम लोग कण्व वंश के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, इसको आप याद रख लीजिए, जैसे कि वायु पुराण और मत्स्य पुराण। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। फिर हर्षचरित्र किसकी रचना है, बाणभट्ट की, हमने पढ़ा है ये वाला। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो वही सब पॉइंट है। फिर पतंजलि का जो पुस्तक है वो है महाभाष्य, सीधा याद रख लीजिए। और पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे, हमने पढ़ा यह चीज़। और इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा है। अब यवन यानी कि जो विदेशी शासक आए थे आक्रमण करने, उसके बारे में हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप सीधा सीधे याद रख लीजिए कि यवन आक्रमण के बारे में पता चलता है इस पुस्तक से। फिर एक गार्गी संहिता, तो ये भी हमने पढ़ा है कि इससे भी आपका यवन आक्रमण का बारे में पता चलता है। और इसका जो मतलब ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, गार्गी संहिता। फिर है मालविकाग्निमित्रम, तो कालिदास का एक नाटक है और इसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। और लास्ट है दिव्यावदान, यह भी हमने पढ़ा था। इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। मैं पुष्यमित्र शुंग था बौद्ध धर्म का विरोधी, तो यही सब काम किया। तो इसको भी आप याद रख लीजिए, ये सब फैक्चुअल चीज़ है। अब हमारा अगला वंश है कण्व वंश। और कण्व वंश आपका एग्ज़ाम के लिए कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही इसमें पढ़ने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इसीलिए इसमें सिर्फ 2 पॉइंट पढ़िए और इसको ख़त्म कीजिए। सबसे पहला, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, उसकी हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी। और कण्व वंश एक ब्राह्मण वंश था। इसमें केवल 4 शासक, एक वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन थे। ये भी आपको याद नहीं रखना है, केवल सुशर्मन तो याद रख लेना है। अंतिम शासक था सुशर्मन और सुशर्मन की हत्या किया सिमुक ने और अपना एक नया वंश स्थापित किया और वो वंश है सातवाहन वंश। अब हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। तो कण्व वंश में सिर्फ 2 फैक्ट्स, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो वासुदेव। और इसका अंतिम वंश कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, तो सिमुक नहीं, सुशर्मन अंतिम शासक। और सुशर्मन की हत्या किसने किया, सिमुक ने। और कौन सा वंश स्थापित किया, आंध्र सातवाहन वंश। अब हम लोग पढ़ेंगे यही वंश। तो देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इसके सातवाहन साम्राज्य मात्र सत्तात्मक था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो वंश था ये मात्र सत्तात्मक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। सबसे प्राचीन पुराण है ये वाला मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन। फिर सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश
तथा कर्नाटक था। पुराणों में इसे आंध्र भृत्य कहा गया है और अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। तो दोनों को मर्ज करके बोला जाता है आंध्र सातवाहन वंश। हालांकि दोनों एक चीज़ है। देखिए, पुराणों में बोला गया है आंध्र भृत्य और अभिलेख में बोला गया है सातवाहन, तो इसीलिए इसको आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है। पर सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठान थी तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। अशोक का जो शिलालेख सब था वो सब भी ब्राह्मी भाषा में था। शिलालेख बोल रहे, अभिलेख, वो भी हमने पढ़ा था, आपका इम्पोर्टेंट था। और यहाँ भी इसका जो राज्य की भाषा है वो प्राकृत है और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। और राजधानी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का कोई एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान वर्तमान महाराष्ट्र में है। फिर इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक तीनों से प्राप्त होती है जो निम्नलिखित हैं। तो ये कुछ स्रोत का बात किया है। सबसे पहला है रानी नागनिका का नानाघट अभिलेख। ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आंध्र सातवाहन वंश या फिर सातवाहन वंश का जो जानकारी है वो कौन कौन सा मतलब किससे मिलती है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आउट हो सकता है। तो सबसे पहले रानी नागनिका का नानाघट अभिलेख जो कि पुणे महाराष्ट्र से मिला है। फिर एक गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख। फिर एक गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का कार्ले गुहालेख और यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। ये सब कुछ रिसोर्सेस हैं जो आपको याद रखना है और यहाँ से सातवाहन वंश से संबंधित कुछ जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा है, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सबसे अधिक कार्यकाल है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत में यानी कि अब तक पूरा का पूरा प्राचीन भारत का बात कर रहे हैं, पूरा प्राचीन इतिहास का, किसी एक पर्टिकुलर वंश का सबसे अधिक कार्यकाल, जैसे कि हमने हर्यक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा, मौर्य वंश पढ़ा, सातवाहन वंश अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सातवाहन वंश सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला वंश था। ये है फैक्ट्स आपका इम्पोर्टेंट। फिर इस समय सीसा का सिक्का का प्रयोग होता था, ये भी इम्पोर्टेंट। तो इतना सारा फैक्ट्स है, आपको याद रखना है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख, साम्राज्य मातृशतात्मक। फिर है ये सब जानकारी का स्रोत रानी नागनिका का नानाघट अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो नासिक से मिला है 2 गुहालेख उससे, फिर गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का कार्ले गुहालेख और यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। तो ये सब में समझना कुछ नहीं है, सीधा सीधे रटना है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक। अब देखते हैं कुछ शासक के बारे में। नंबर 1 में है सातकर्णी प्रथम। तो यह सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका, इसको नायनिका भी बोला जाता है, कि नानाघट अभिलेख से मिलती है। तो ये जानकारी के बाद बोल दिया। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजस्व यज्ञ किया था। अब ये सब यज्ञ के बारे में मैं बता चुका हूँ। फिर सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधियाँ धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये। सातकर्णी प्रथम आपको याद रखना है कौन सा उपाधि धारण किया। पहला दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र, सीधा याद रख लेना है। फिर भूमिदान का पहला साक्ष्य नानाघट अभिलेख से प्राप्त होता है। भूमिदान का नानाघट अभिलेख। तो ये कुछ छोटा मोटा पॉइंट है सातकर्णी प्रथम से संबंधित, आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसका उपाधि टू और ये नानाघट अभिलेख, यहाँ से इसके बारे में पता चलता है, इसकी उपलब्धियों के बारे में।
उसके बाद है हाल, अगला शासक। तो सातवाहन वंश में हाल सबसे योग्य शासक था। ये सबसे योग्य शासक बने और यह एक बड़ा कवि भी था, कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी था। यानी कि इसके दरबार में काफ़ी कवि विद्वान निवास करते थे। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की। इसकी भाषा प्राकृत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीधा क्वेश्चन आउट होगा कि हाल के द्वारा रचित पुस्तक क्या है, तो गाथा सप्तशती। और भाषा भी पूछ देता है कि कौन सा भाषा में रचित है, तो प्राकृत। फिर उसकी राज्यसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कांतंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। तो ये आपको याद रख लेना है। तो हाल से संबंधित यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, गाथा सप्तशती। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सबसे प्रतापी शासक थे ये। इसने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा और शकों को पराजित किया और अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। शक कौन थे? ये भी बाहरिया थे। अभी आप इतना ही समझिए, बाहर से आए थे, आउट ऑफ इंडिया से। अब ये सब के बारे में अगला चैप्टर में ही हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। शक कौन थे, इंडो ग्रीक कौन थे, है ना, ये सब के बारे में। तो शकों का नाश करने वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी, और इसको क्षत्रिय शासकों का नाश किया, अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया और शकों को भी पराजित किया। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन, शक शासक नहपान को हराया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, नहपान। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नासिक अभिलेख नहीं, सिक्कों से। नासिक या फिर जोगलथम्पी के सिक्कों से पता चलता है ये चीज़ कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। एक्चुअली ये जो सिक्का था ना, इस सिक्का में एक साइड गौतमीपुत्र सातकर्णी का फोटो था और नहपान को मतलब कुचल करके या फिर कुछ दबा करके दिखाया गया था, जिससे पता चलता है कि इसने नहपान को हराया था। नासिक से चांदी के 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक तरफ नहपान, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है। तो वही है। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। तो ये साम्राज्य विस्तार का बात कर दिया। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण या फिर एक ब्राह्मण कहा गया है, यानी कि वही यूनिक ब्राह्मण थे, ऐसा समझ लीजिए। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे, उसका जो भी विजय था, जितना सारा चीज़ जीता था, मतलब जितना जगह या फिर साम्राज्य पर वो विजय प्राप्त किए थे, इसके जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नासिक अभिलेख से। फिर इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नगर नामक नगर की स्थापना की। वेंकटक, इसके अलावा उसने राजाराज तथा विंध्य नरेश की भी उपाधि धारण की। तो ये सब भी आपको पढ़ लेना चाहिए, उपाधि सब। ये आपका इम्पोर्टेंट है, वेंकटक स्वामी, गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि है ये। अब वेंकटक स्वामी की जब उपाधि धारण किया तो नगर भी याद रह जाएगा, वेंकटक नामक नगर की स्थापना किया। अब वेंकटक जो है ना आपका, वो नासिक का ही कोई जगह है, नासिक में ही है, यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में नासिक। तो याद रख सकते हैं, नासिक के पास ही कोई शहर है, इसी को बसाया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और ये भी राजाराज या फिर विंध्य नरेश की भी उपाधि धारण किया था। और उसने बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले में भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे।
तो इससे पता चलता है कि ये थोड़ा उदारवादी शासक भी थे। तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो एक बार समअप करते हैं। तो सबसे पहला, इसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा है, यानी कि एकलौता नहीं बोल सकते, अद्वितीय ब्राह्मण। और गौतमीपुत्र सातकर्णी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि इसने नाहपान को हराया था, शकों को भी पराजित किया था। इसका जो जानकारी है, इसके जो विजय के संबंधित इसका जो विजय अभियान है, इसकी जानकारी मिलती है इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से। ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसने वेनकटक नामक नगर की स्थापना की थी, वेनकटक स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। इतना फैक्ट्स आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी अगला शासक। तो इसके सिक्के और अभिलेख आंध्र में मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र द्वितीय सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था और वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाई थी। तो एक लाइन में याद रखिए कि इसकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैठन थी। बस आंध्र प्रदेश का ही कोई जगह है, आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिला का जो गोदावरी नदी के किनारे है वहाँ पे इसने अपनी राजधानी को बनाया था। नेक्स्ट है यज्ञश्री सातकर्णी। ये क्या है? तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, देखते हैं। तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। तो देखिए, सातवाहन वंश का अंतिम सम्राट नहीं, राजा, अंतिम जो इम्पोर्टेंट राजा है वो है आपका यज्ञश्री सातकर्णी। और इसने क्या किया? शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया, यानी कि जहाँ शक सब जहाँ पे विजय प्राप्त किया था जिस जगह पर, उसको फिर से अपना अधिकार में ये ले लेता है, यानी कि उसको फिर से जीत लेता है। फिर यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था, व्यापार और जल यात्रा का। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जो उसके जल यात्रा और व्यापार के प्रति प्रेम का द्योतक है। यानी कि इसका जो सिक्का सब है ना, उसमें जहाज और समुद्र पर चलता हुआ जहाज को दिखाया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हो ना हो ये यज्ञश्री सातकर्णी को व्यापार या फिर जल यात्रा का शौक रहा होगा। फिर उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि इसका जो साम्राज्य है वो कहाँ कहाँ पर फैला होगा, या फिर कहाँ कहाँ से इसका व्यापार होता होगा। यही दो साक्ष्य निकलता है। फिर यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्र शासन की दुर्बलता थी। तो यही है, यज्ञश्री सातकर्णी के बाद साम्राज्य चलाने के लिए कोई शासक अच्छा से बचा ही नहीं। और शासन की स्थिति जब क्या हो चुका है, शासन जब कमज़ोर हो चुका रहता है और कोई योग्य शासक भी नहीं रहता है, तो वो धीरे धीरे टूटता जाता है। तो वही है, एक तो विद्रोह होने लगा और केंद्र शासन की दुर्बलता हो गई, यानी केंद्र शासन ठीक से अब नहीं रहा, स्ट्रांग नहीं रहा। तो यही है टॉपिक, यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा यज्ञश्री सातकर्णी थे। और इसके जो सिक्का है उसमें जहाज का चित्र बना हुआ है। इसी से पता चलता है कि ये जल यात्रा या फिर व्यापार का शौकीन रहा होगा, जल यात्रा या फिर व्यापार का शौकीन। और बस यही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, यज्ञश्री सातकर्णी का साम्राज्य खत्म होता है और जब बहुत सारा विद्रोह होने लगता है, केंद्र शासन के केंद्र शासन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और ये वंश भी अब खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने मगध साम्राज्य के अंतर्गत कुल 7 राजवंशों के बारे में सारा चीज़ों को, जितना सारा फैक्ट्स था एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से कुछ मतलब दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। तो 7 करने प्रथम सीधा याद रखना है कुछ कुछ पॉइंट कि इसका जो उपाधि था वो दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र याद रखना है। भूमिदान की परंपरा सातवाहन वंश से ही स्टार्टिंग हुआ और इसका जो जितना भी उपलब्धियां हैं इस शासक का वो नानाघट अभिलेख से मिलती है। फिर हाल के बारे में पढ़ा, इसमें ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है। गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना की थी जिसकी भाषा प्राकृत है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमने पढ़ा, इसने शक शासक नहपान को पराजित किया। इसकी जानकारी जोगल थम्पी के सिक्कों से मिला, मतलब इसी सिक्के से मिलता है। इसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा है। फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, इसके टाइम पे जो राजधानी है वो पैठन या फिर प्रतिष्ठान थी। यज्ञश्री सातकर्णी तो अंतिम शासक है ये, इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, अगर आप एक बार समझ गए होंगे तो आप 2 मिनट में चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।